हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द फिजिक्स स्कॉलर में। और बच्चों, आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से देखना। आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा आज की क्लास में। एक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल और दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसमें से एक जो है हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल भी। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लें कि हाइगेन्स प्रिंसिपल होता क्या है। हाइगेन्स प्रिंसिपल कहता है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल समझने से पहले हमको एक चीज़ समझना है, दैट इज वेव फ्रंट। कि वेव फ्रंट क्या होता है, उसके बाद हाइगेन्स प्रिंसिपल समझते हैं, राइट। तो देखिए वेव फ्रंट क्या होता है आपका। वेव फ्रंट क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि एक बीम ऑफ लाइट है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, राइट। एक बीम ऑफ लाइट है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है और इस बीम ऑफ लाइट के रास्ते में पड़ने वाला एक परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे बना लेते हैं हम इस प्लेन को, ठीक है। ऐसे कई सारे प्लेन हो सकते हैं, यहाँ भी ऐसे हो सकते हैं प्लेन। तो ये जो प्लेन होगा दरअसल एक इमेजिनरी प्लेन होगा और इस प्लेन में जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। यानी कि इसमें जितने पार्टिकल पड़ने वाले हैं इनका वाइब्रेशन सेम फेज में है। इनका मतलब कि जो लोकस होगा वो सेम फेज में होगा। यहाँ पे जो पार्टिकल पड़ेंगे उनका भी वाइब्रेशन क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो ये जो आपका प्लेन दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाएगा क्या, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द वेव फ्रंट, राइट। जरूर नहीं कि वेव फ्रंट प्लेनर ही हो सकता है वेव फ्रंट अगर सोर्स, मान लीजिए कि अगर सोर्स आपका कैसा हो, इस तरीके का सोर्स हो, स्फेरिकल सोर्स हो, तो वेव फ्रंट आपका हो सकता है क्या हो, स्फेरिकल बन जाए, कुछ इस तरीके से बन जाए। अब ये रे ऑफ लाइट इस वेव फ्रंट से ऐसे रिलीज होंगी, इस तरीके से जाएंगी। तो ये आपका कहलाया क्या, पहला वेव फ्रंट बन गया, ये दूसरा वेव फ्रंट बन गया। ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बन सकते हैं, राइट। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल होता क्या है। आइए समझ लेते हैं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है। हम लोग को मेन जो टॉपिक बच्चों डिस्कस करना है वो है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो समझते हैं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल होता क्या है, राइट। देखिए दिस इज अवर क्या, हाइगेन्स प्रिंसिपल। बेटा हाइगेन्स प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए कोई सोर्स है, तो अगर सोर्स हो गया तो सोर्स से क्या होगा, वेव फ्रंट रिलीज होगी। तो मान लीजिए इस सोर्स से जो वेव फ्रंट यहाँ से निकल रही है ये आपका होगा क्या, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, राइट। दिस इज अवर स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल पड़ेंगे, थोड़ा सा इसको दूर हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि आपका हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे पूरा बनेगा लेकिन हमने थोड़ा सा इसका हिस्सा दिखाया हुआ, राइट। अब इस वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल पड़ना मान लीजिए पड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ गया P1, यहाँ पड़ गया P2, यहाँ पड़ गया क्या P3, यहाँ पड़ गया आपका क्या P4, ऐसे जो पार्टिकल पड़ेंगे। हाइगेन्स प्रिंसिपल कहता है कि वेव फ्रंट पे पड़ने वाला जितना पार्टिकल होगा उन सब का वाइब्रेशन सेम फेज में होगा। यानी कि इन सब का वाइब्रेशन सेम फेज में होगा। दूसरी बात कि इस वेव फ्रंट पे पड़ने वाले जो भी पार्टिकल होंगे वो सेकेंडरी सोर्स, किसकी तरह, सेकेंडरी सोर्स या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेंगे। सेकेंडरी सोर्स या फिर क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। यानी ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम किए और इस सेकेंडरी सोर्स से एक और वेव फ्रंट रिलीज होगी। मान लीजिए सेकेंडरी सोर्स से एक वेव फ्रंट स्फेरिकल ऐसे रिलीज हो गया इस तरह से, और इनको एक कॉमन टेंजेंट से अगर मिला दे, इन सभी स्फीयर को कॉमन टेंजेंट से मिला दे तो यह वेव फ्रंट की एक नई पोजीशन बताएगी। मान लीजिए ओरिजिनल वेव फ्रंट आपका क्या था, ए बी है, तो नेक्स्ट जो वेव फ्रंट मिलेगा वो ए डैश बी डैश हो जाएगा। और अगर प्रीवियस वेव फ्रंट की बात करोगे तो हो जाएगा क्या, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। और जैसे जैसे वेव फ्रंट मान लीजिए आगे बढ़ेगा तो ये वेव फ्रंट लगातार बड़ा होता जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो
प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से प्लेनर वेव फ्रंट बन गया आपका। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया। यहाँ से भी क्या हुआ, ऐसे रिलीज होंगे हमारी वेव फ्रंट। इनको ऐसे अगर मिला देंगे हम लोग तो ये हमारी वेव फ्रंट क्या, प्लेनर वेव फ्रंट बनेगी। तो हाइगेंस प्रिंसिपल का कहना क्या है कि वेव फ्रंट में पड़ने वाला हर पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, एक सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक ये प्राइमरी सोर्स है, दिस इज अवर क्या, ये प्राइमरी सोर्स है। तो ये भी जितने पार्टिकल आपके P1 P2 P3 दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ओके, इतना समझ में आया? तो चलिए हम लोग का जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। और मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उस मेन टॉपिक का नाम क्या है? उस मेन टॉपिक का नाम क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, राइट। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of Huygens principle, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, राइट। तो इस हाइगेंस प्रिंसिपल को थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, जो इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पर हमको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास हो गया। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास हो गया, ये ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़े होंगे, बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा कहता है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए कि ये कोई लाइट है, यहाँ पे लाइट बीम है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, राइट, ऐसे। और इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट आपकी ऐसे चली गई, है ना। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, यहाँ पे एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी क्या हो गया, एक वेव फ्रंट हो गया। इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल हो गया। दिस इज अवर एंगल क्या, ये आई हो गया हमारा। अगर ये एंगल आई हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी आई हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करेंगे कि आई कैसे बनेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह अगर हमको चाहिए कि हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, अगर हमको चाहिए क्या कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना आर्क ले लें, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ए डैश है, ठीक है। तो ए डैश आर्क लेकर इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। मान लीजिए आर्क आपका यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, है ना। ये आपका कहलाएगा क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। आप जानते हैं कि ये वाला एंगल आर बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या बनना चाहिए, आर बनना चाहिए। जैसे हमारा आई था, ये भी आई था, वैसे हमारा आर बनेगा, तो भी क्या बनेगा, आर बनेगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, क्या डिस्कस करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमको प्रूफ करना है क्या, कि एंगल आई इक्वल टू क्या, एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। चलो, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल हो गया क्या, ट्रायंगल ए डैश ए बी, ट्रायंगल ए डैश ए बी वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डैश ए बी। तो ध्यान देखिए, इन ट्रायंगल ए डैश ए बी अगर ध्यान देखा जाए तो ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट में से परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री बन गया। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो सामने का क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया आपका बेस,
है ना। ये हो गया आपका ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग साइन आई निकालते हैं। तो साइन आई क्या होगा, साइन आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका है ए डैश बी डिवाइडेड बाई क्या, ए डैश। तो यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश, राइट। ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश। यहाँ पे हमारा बन गया क्या, ये है साइन आई, साइन आई। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह अगर हम लोग साइन आर निकालें तो इन ट्रायंगल, इसके लिए ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए कौन सा ट्रायंगल, ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए डैश बी डैश। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन आर। अब साइन आर के लिए देखिए फिर से वही बात कि अगर ये वेव फ्रंट है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया। तो साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन आर इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगेन। तो परपेंडिकुलर है आपका क्या, ए बी डैश डिवाइडेड बाई क्या, ए डैश, राइट। इक्वेशन नंबर क्या 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जितना हमारा आई बनना चाहिए उतना ही आर हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो इस सरफेस यानी कि इस मान लीजिए सरफेस को हमारे पास क्या है एक्स वाई है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इंसिडेंट हुआ फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो हाइगेंस प्रिंसिपल कहता है कि इस सरफेस पे जितने पॉइंट पड़ेंगे, जितने पार्टिकल पड़ेंगे इस सरफेस पे, ये सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, राइट। कि इस सरफेस पे जितने पार्टिकल पड़ेंगे सरफेस ए डैश पे, सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। और उस सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर गए तो वहाँ से वेव फ्रंट रिलीज होगी। तो वहाँ से वेव फ्रंट फिर बाउंस बैक होकर इधर जाएगी। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन निकालने के लिए वो क्या करना है, यहाँ से इतना आर्क, यहाँ से इतना रेडियस लेकर इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक आर्क लगा देना है। आर्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे यानी कि जो वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे वो वेव फ्रंट इस लाइन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 हमारा हो गया साइन आई और इक्वेशन 2 हो गया हमारा साइन आर। अब इक्वेशन दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए डैश, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या हो गया, ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश। तो पहले लिख लेते हैं कि ए डैश बी है और यहाँ पर है ए डैश, ठीक है। ए डैश बी डिवाइडेड बाई, और इसमें क्या है ए बी डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या है ए डैश। तो देखिए दोनों कट जाएगा आपका, ठीक है, कट गया। तो साइन आई, साइन आई यहाँ पे ए डैश है, तो दोनों कट गया यहाँ पे ए डैश साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ऊपर बच गया हमारा क्या, ए डैश बी डिवाइडेड बाई क्या, ए बी डैश। अब देखिए आप लोग एक बात जानते हो कि जब लाइट बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस जाती है, यानी देखिए लाइट एयर से आ रही है और एयर में वापस जा रही है, तो लाइट की स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है ना। लाइट अगर एयर से होकर अगर एयर में वापस चली गई तो लाइट की स्पीड में, उसके वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो लाइट यहाँ से बी से लेके ए डैश तक पहुँच रही है, जितने टाइम में ये जो इंसिडेंट रे है बी से ए डैश तक पहुँचेगी, ठीक उतने ही टाइम में जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो ए से ए बी डैश तक पहुँचेगा, ए से बी डैश तक पहुँचेगा। फिर से एक बात सुनिए कि जितने टाइम में
जो इंसिडेंट रे है बी से ए डैश तक पहुंचेगी, ठीक उतने ही टाइम में रिफ्लेक्टेड रे ए से बी डैश तक पहुंचेगी, यानी टाइम सेम है। और हमने कहा कि जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक स्पीड भी चेंज नहीं होगी, तो स्पीड भी सेम होगा। तो इसका मतलब कि जो आपका स्पीड यहाँ है लाइट का, वही स्पीड नीचे होगा, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, तो साइन आई बाई साइन आर आपस में इन दोनों काटने पे 1 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हो गया 1। तो इसका मतलब क्या, साइन आई इक्वल टू क्या हो गया, साइन आर हो गया, यानी आई इक्वल टू क्या हो गया, आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यही तो है हमारा क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, हाइगेंस प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, आपको बस अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाला ट्रायंगल ले लिया ए डैश बी, अब फिर दूसरी बार हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया है ए बी डैश ए डैश। तो यही आपको 2 ट्रायंगल लेकर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। आराम से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में, कम से कम ये 3 मार्क्स में आने वाला है। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो बहुत बढ़िया से अच्छे से इसका नोट्स बनेगा। फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको फिगर बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि फिगर एग्जाम में आपको ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है ना, बढ़िया से फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये वाला हिस्सा नहीं आ पाया था तो हमने इसको हल्का सा साइड किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ, आपको डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, राइट। हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज क्या, रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। देखिए हो सकता है एग्जाम में हाइगेंस प्रिंसिपल डायरेक्ट आपसे ना देखकर कहते वेव थ्योरी ना, हो सकता है इसकी जगह आपको क्या कह दे कि भाई वेव थ्योरी के आधार पे डिस्कस करिए। तो वेव थ्योरी का मतलब भी क्या है, वही है हाइगेंस प्रिंसिपल है। वेव थ्योरी का मतलब भी क्या, वही है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है। ये हमारा हो गया। और यहाँ कोई लाइट है, यहाँ कोई एक मीडियम है, दूसरा मीडियम आपका ये मान लीजिए, यहाँ मीडियम को ही मान लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ रेयर मीडियम है ना। पहले हम रेयर मीडियम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया हम लोग का क्या, रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिए, n1 मान लिए, ठीक है। इधर हम दूसरा मीडियम मान लेंगे। लेट्स सपोज इधर हमारा दूसरा मीडियम क्या हो गया, डेंसर मीडियम। और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, n2 मान लिया। तो इधर का हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया क्या, n1। इधर हो गया हम लोग का क्या, n2, राइट। तो मान लेते हैं कि कोई बीम ऑफ लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट हमने मान लिया यहाँ पे, जो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और बेंड दिखा देते हैं। तो ऐसे इसको हम और दिखा देते हैं। यहाँ पे ये कोई बीम ऑफ लाइट है जो यहाँ पे इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ठीक है। और इस पर जो वेव फ्रंट मान लेते हैं ए बी क्या है आपका, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। दिस इज़ व्हाट, ए बी। ये दोनों लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ये कोई XY रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ रहे हैं, जैसे कि
एयर वाटर इंटरफेस हो गया, एयर वाटर इंटरफेस, इधर एयर है इधर वाटर है, तो बीच में क्या हो गया एयर वाटर इंटरफेस। तो लाइट क्या होगी, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीन है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्या नॉर्मल, ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करने का क्या करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ, राइट। हमको अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा क्या, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को हम लोग अच्छे से प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट देखिए रेयर से अगर डेंसर में जा रही है तो ये अगर इसका नॉर्मल हो गया तो लाइट क्या होगी, थोड़ा सा बेंट हो जाएगी, तो लाइट आपकी ऐसे बेंट हुई, ठीक है। सेम मैनर में यहाँ भी होगा, लाइट यहाँ भी थोड़ी सी बेंट हो जाएगी आपकी, यहाँ भी बेंट हुई और ये ऐसे चलेगी लाइट, राइट। हमको ये देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारा क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब हमको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट चाहिए। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन निकालने के लिए लेट्स सपोज पॉइंट क्या है आपका, बी डैश पॉइंट हो गया। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये आपको यहाँ पे रेडियस मानना है, ठीक है। इतना रेडियस मानकर इसको सेंटर मानिए, इसको सेंटर मान के यहाँ पे क्या किए, आर्क लगाइए। आपको इतना रेडियस लेना है, इसको सेंटर मानना है और यहाँ पे आर्क लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो गया ये, तो ये एंगल आई है। सिमिलरली अगर ये एंगल आपका आर है, जैसे ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो गया, और ये वाला एंगल अगर आर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आर हो गया, जो प्रीवियस डिस्कस किए थे उससे। तो हम लोग क्या किए हैं, फिर से इसको इतना हम लोग क्या किए, यहाँ पे आर्क लगा दिए, इसको सेंटर मान के, राइट। ये हो गया हमारा क्या, दिस इज अवर कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आई होप किस अच्छे समझ में आ रहा होगा यहाँ पे अच्छे से, है ना। चलिए फिर से वही चीज़ कहना चाहेंगे, इसने हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार इस हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स यानी सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेंगे, और वहाँ से फिर क्या होगा, वहाँ से आपका फिर से वेव फ्रंट नया रिलीज होगा, ठीक है। वही वेव फ्रंट आपका देखिए आगे बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट से। इस हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार हमको क्या करना है, प्रोसीड करना है, राइट। एक्स वाई हो गया। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार, ये आपका बी डैश बी है यहाँ पे। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको भी। दिस इज अवर ए डैश और हो गया बी डैश, राइट। चलिए तो ट्रायंगल लेते हैं ए डैश ए बी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। अगेन ये क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पे। ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो अब ट्रायंगल लेते हैं ए डैश ए बी। तो इन ट्रायंगल ए डैश ए बी, ए डैश ए बी में अगेन साइन आई कैलकुलेट करते हैं। तो साइन आई इक्वल टू यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश, ये हो जाएगा आपका क्या, ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लें इसको यहाँ पे। इसी तरह इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेते हैं ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये अगेन 90 डिग्री हो गया, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश, तो यहाँ से लिखते हैं साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू लिखेंगे फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हम क्या, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस पर क्या हो गया, ए बी डैश डिवाइडेड बाई क्या, ए डैश। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हम लोग का, ये 2, है ना। इतना समझ में आया, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा इतना। अच्छा, दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करिए।
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ हो गया आपका क्या, साइन आई बाई साइन क्या आर इक्वल टू, डिवाइड करिए, ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश, ये वाला हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया ए बी डैश डिवाइडेड बाई क्या, ए डैश। देखिए ए डैश कट गया यहाँ पे, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हम लोग का ऊपर हो गया ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश। ठीक है, ए डैश बी डिवाइडेड बाई हम लोग का ए डैश हो गया, है ना। यहाँ पे छूट गया है, ये बी डैश होना चाहिए यहाँ पे। तो हो गया यहाँ पे ए डैश बी डिवाइडेड बाई क्या, ए बी डैश। ठीक है, तो इतना लोग इस फिगर को लोग यहाँ से इरेज करते हैं या कहीं यहाँ पे करते हैं या फिर यहीं से कर लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश हो गया है। देखिए ए डैश बी क्या है, ये डिस्टेंस है, और ए बी डैश क्या है, ये डिस्टेंस है। लाइट बी से ए डैश तक जा रही है, तो दूसरा पहला मीडियम पड़ गया, लेकिन दूसरा जैसे ही मीडियम लाइट यहाँ से गई, ये आपका सेकंड मीडियम हो गया। तो इसका मतलब कि लाइट ने क्या किया, मीडियम को चेंज किया है। आपको पता है कि जब लाइट कभी मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो मान लेते हैं कि इस फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, v1 है, और इस सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या मान लें, v2 मान लें। अच्छा एक बात और, जितने टाइम में लाइट आपका कहाँ B से A डैश तक पहुंचेगा, ठीक उतने ही टाइम में लाइट आपका A से B डैश है। डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइम दोनों का सेम रहेगा। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, ठीक उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो टाइम दोनों का सेम है, और स्पीड यहाँ v1 है, v2 ने है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें कि साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई बाई साइन आर, तो ए डैश बी क्या लिखोगे, ए डैश बी डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया v1, स्पीड हो गया हम लोग का क्या v1, और टाइम हो गया t। इसी तरह यहाँ पे स्पीड क्या है v2 और टाइम t मान लें, तो हो गया क्या v2 बाई v2 इंटू टी। तो t से t फिर कट गया आपका, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2, है ना, v1 बाई v2। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ। अब आप सबको पता है कि स्नेल्स लॉ होता क्या है। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है n2 बाई n1। ऐसे को लिखते हैं क्या हम लोग, n2 1। ठीक है, तो n2 बाई n1 तो दिखाई नहीं दे रहा, v1 बाई v2 के टर्म में है। देखिए यहाँ पे हमने जो मीडियम माना है, पहला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है हमने, n1 माना हुआ है, और यहाँ पे दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। अब आपको एक फार्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आता है n इक्वल टू क्या, c बाई v। ये आपको फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो देखो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, यहाँ से v1 को रखेंगे तो जैसे n इक्वल टू सी बाई वी, वैसे v इक्वल टू हो जाएगा c बाई n। तो यहाँ से अगर लिखें तो v इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या, c बाई n। तो c बाई n लिखेंगे तो v1 की जगह लिखेंगे c बाई n1, और यहाँ लिखेंगे v2 की जगह c बाई क्या n2। c से c फिर कट गया क्योंकि c क्या स्पीड ऑफ लाइट है, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से n2 चला गया ऊपर, n1 चला आया नीचे, तो इसको लिखेंगे साइन आई बाई क्या साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1। और आपको पता है कि जब n2 बाई n1 लिखा है तो इसको इजीली हम लोग क्या n21 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। तो ये हो गया हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के पर किस प्रकार से हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन को यहाँ पे प्रूफ किया है। तो ये वाला देखिए ज़्यादा टफ है, तो ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा जब वेटेज की बात करेंगे तो ज़्यादा वेटेज हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा लिया है ना। तो आपको अच्छे से बहुत वेल प्रिपेयर तैयार करना है, फिगर को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को समझिए अच्छे से, और इसको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। अगर आप इतना भी लिख दिए तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। और जहाँ ध्यान रखिएगा 3 मार्क्स में आएगा, ये 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट को आपने क्या किया है, अच्छे से समझ आया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।